हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 24 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर स्पेशल मैंने फायरमैन के लिए जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप जाकर के बिल्कुल देख सकते हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने, यहाँ पर आपको ये बताना है पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। तो बताइए कि पढ़ना जो है किस प्रकार की क्रिया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पढ़ना क्या एक सकर्मक क्रिया, ये हिंदी के प्रश्न है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर इस प्रश्न यहाँ पर से हो जाएगा। पढ़ना क्या है एक प्रकार का सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपका सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। सकर्मक में क्या होता है कि जब कोई कार्य होता है तो उसको हम क्या कहते हैं सकर्मक, और जिसमें कोई कार्य नहीं होता है उसको हम अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है। तो पढ़ना सकर्मक क्रिया है, चूंकि पढ़ना एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का वर्क है, जिसके कारण हम इसको क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया बोलेंगे। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर भारत की बात करें कि भारत में जो है रबड़ का उत्पादन जो है करने में अग्रणी राज्य 1 नंबर पर कौन आता है, तो ये हो जाएगा आपका केरल। केरल में लगभग 70% रबर का उत्पादन किया जाता है। कितना किया जाता है, 70%। और ये भी पूछा जाता है कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका केरल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा कि रबड़ का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है ये केरल में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था। तो बताइए कि ये किसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर जो ये घूमता है लेकिन ये ऊर्जा नहीं खोता है। तो ये बोहर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसके द्वारा कहा गया था, तो ये बोहर के द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो बताइए कि 1 किलोवाट घंटा जो ये किसकी इकाई है। तो अगर हम बात करें 1 किलोवाट घंटा, अगर ये आपसे पूछा जाए कि इसका मान कितना होता है, तो इसकी मान की अगर बात करें तो ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। वही अगर बात करें कि ये किसकी, चूंकि जब ये ऑपर जूल हो गया तो इसका मतलब ऊर्जा का होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर हम त्वरण की बात करें कि त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है, तो त्वरण का होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद वेग की अगर बात करें तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और शक्ति की बात करें तो वाट हो जाएगा। ठीक है, इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के यहाँ पर सी हो जाएगा। किलोवाट घंटा जो है ये किसका इकाई है, तो ये हो जाएगा आपका ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा, ये आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। तो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। कौन सा हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर बात करें कि ये जो है कब इसका निर्माण किया गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का, तो ये 1887 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। और ये जो है अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत रेल व्यवस्था जो सर्वप्रथम कब स्टार्ट किया गया था, तो ये 1853 में किया गया था। कब किया गया था, भारत में सर्वप्रथम जो रेल व्यवस्था चालू किया गया था ये किया गया था 1853 में। लेकिन वही अगर बात करें कि भारत में सबसे सर्वप्रथम जो है कौन सा टर्मिनल है, तो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1887 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो लार्वा के कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कयांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कयांतरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में आपको यहाँ पर यह बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है। तो बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर इसकी बात करें हम, तो ये उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार मूल्य के नीचे कीमतों पर निर्यात करना जो होता है ये डंपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डंपिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म का संस्थापक क्या है, चूंकि इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था। तो इसकी ये जो है बौद्ध धर्म जो है ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो ये गौतम बुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि गौतम बुद्ध जो है ये क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक है। अगर बात करें कि गौतम बुद्ध का ये जन्म कब हुआ था, तो ये 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और अगर इसकी बात करें कि इनका जो है ये कहाँ पर इसका जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी में। और बौद्ध धर्म का जो है सर्वप्रथम उपदेश ये कहाँ पर दिए थे, तो सारनाथ में। कहाँ पर दिए थे, ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो ये दिए थे सारनाथ में। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना कि ये जो है सारनाथ में दिया गया था। और वही अगर बात करें कि ये जो है कहाँ पर इनकी जो है जन्म हुई, तो ये हुआ था आपका लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था, ये लुम्बिनी में हुआ था। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है
भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है, ये बताइए। तो भ्रष्टाचार को अगर हम बात करें कि नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है, तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है। ऑप्शन नंबर एस पर यहाँ पर सी हो जाएगा कि भारत सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए जो संगठन बनाया गया है, ये केंद्रीय सतर्कता आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एस पर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर ये रहा 10 नंबर आपसे भी के सामने। यहाँ पर आपको ये बताना है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए कि परमाणु ऊर्जा का जो प्रयोग हम करते हैं, इसमें किस प्रकार के जो है खनिज या किस प्रकार के जो है तत्व का हम प्रयोग करते हैं, तो इसमें यूरेनियम का किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सही हो जाएगा। किसका करते हैं, तो यूरेनियम का किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि यूरेनियम में क्या होता है कि नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है ऊर्जा को। किसमें, नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वनों के वितरण को दिखाने के लिए मानचित्र कौन सा है। तो बताइए कि वनों के वितरण को दिखाने के लिए जो मानचित्र ये कौन सा है, तो ये भौतिक मानचित्र है, ना कि ये प्रयोगात्मक, ना कि राजनीतिक, ना कि थीमेटिक। ये क्या है, एक प्रकार का जो है भौतिक मानचित्र है। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना है कि आर्यभट्ट एक महान थे, ये क्या थे, आपको यहाँ पर बताना है कि आर्यभट्ट जो थे ये क्या थे। तो आर्यभट्ट की अगर हम बात करें तो ये खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। कौन थे, ये आर्यभट्ट जो है खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। अगर हम बात करें कि आर्यभट्ट जो दशमलव प्रणाली की जो खोज किया गया था, ये किसके द्वारा, तो ये भी आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, दशमलव प्रणाली की खोज। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर यहाँ पर आपको बताना अधिकरण कारक के लिए चिन्ह कौन सा है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की और अधिकरण में पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि में पर, चूंकि अधिकरण में किस प्रकार का पाया जाता है, किस प्रकार का कारक चिन्ह पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि में पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न यहाँ पर सी हो जाएगा। ये हिंदी के प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है, द्रव्यमान संख्या 32 हो, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर बात करें कि किसी भी तत्व की अगर परमाणु संख्या, चूंकि ZeP बराबर क्या होता है, ZeP आपस में बराबर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमको निकालना है द्रव्यमान संख्या, अगर द्रव्यमान संख्या निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या अगर निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान जो दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर निकालना क्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो द्रव्यमान संख्या में हम जो परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर। तो 15 नंबर में यहाँ पर ये पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पर जो है फुलफिल करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, हीट ट्रेवल्स, यहाँ पर डैश दिया हुआ है, उसके बाद काट दिया हुआ। जब भी किसी भी चीज़ के द्वारा अगर यहाँ पर यात्रा किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि बाय हो जाता है। क्या हो जाता है, बाय हो जाता है। जब भी किसी, चाहे वो ट्रेन हो या बस हो या कार हो, तो वहाँ पर क्या होता है, बाय का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट ट्रेवल्स बाय ए कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एस पंस यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो उपभोक्ता कानून जो अपनाया गया था 1986 के तहत, ये जो उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, और ये ग्राहकों को शिकायतों, सरल दूत और कम खर्च में निपटारा के लिए जो अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सी हो जाएगा। और अक्सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जहाँ पर कि रियल में दिया हुआ रहता है उपयुक्त में से सभी, वहीं पर ये दिया हुआ रहता है रियल में। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे 17 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना है कि शेषव शब्द कौन सा संज्ञा है। तो बताइए कि शेषव शब्द जो है ये किस प्रकार का संज्ञा है। तो शेषव शब्द की अगर हम बात करें तो ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है, ये एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर एस पंस के यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। तो सबसे पहली बात कि हीराकुंड परियोजना जो ये कहाँ पर है, तो ये ओडिशा में है। कहाँ पर, ये ओडिशा में स्थित है। और ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर एस पंस के यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट में यहाँ पर दिया दामोदर घाटी परियोजना, ये कहाँ पर है, तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में स्थित है, ठीक है। और ये जो है दामोदर नदी जो है, ये दामोदर घाटी परियोजना और दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और वही अगर हम बात करें कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, ये कोसी को कहा जाता है। और फरक्का परियोजना जो ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं।
19 नंबर में यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास गैस का उदाहरण नहीं है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो बताइए कौन सा बायोमास ऊर्जा। तो लकड़ी जो ये बायोमास का उदाहरण हो सकता है, गोबर भी हो सकता है और कोयला तो है ही बायोमास का उदाहरण। ये तीनों जो है क्या है कि बायोमास का उदाहरण, जबकि परमाणु ऊर्जा जो है ये बायोमास का उदाहरण नहीं है। ये कभी भी उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा जो है ये बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर के ये गुजरती है, लेकिन कि ये जो है ओडिशा से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा कि कर्क रेखा जो है ये ओडिशा से होकर के नहीं गुजरती है। और कितने राज्यों से। तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। इस समी को याद रखना है यहाँ पर आपको कि किन किन से स्टेट से होकर के जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर कुछ इस प्रकार से समीकरण V बराबर UT प्लस AT जानकारी देता है। ये किस प्रकार का जानकारी देता है ये आपको यहाँ पर बताना है। वो कोई भी अगर समीकरण दिया रहे, चाहे वो फर्स्ट समीकरण या सेकंड या थर्ड समीकरण दिया रहे, तो वहाँ पर आपको करना क्या है कि U बराबर अपने मन से 0 पुट करना है और A बराबर 0 पुट करना है। और 0 पुट करने के बाद अगर किसी में भी आप गुना कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ A में गुना करना है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि पूरा अब वहाँ पर जो है यहाँ पर 0 मत कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 नहीं होगा पूरा। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है V बराबर क्या दिया हुआ है U प्लस AT दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम 0 ले लेंगे और इसको हम 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर हर स्थिति में चाहे कोई भी समीकरण दिया हुआ रहेगा तो वहाँ पर U बराबर 0 और A बराबर आपको 0 कर देना है। और उसके बाद इसको हम जब 0 कर देंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, आपका T हो जाएगा। तो यहाँ अब किस प्रकार का ये फंक्शन को दर्शा रहा है, तो ये जो है आपका वेग और समय के फंक्शन को दर्शा रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि ये वेग और समय के फंक्शन को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सी हो जाएगा। और ये जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड समीकरण दे करके ये पूछा जाता है कि इसमें जो किस प्रकार के फंक्शन को दर्शा रहा है। तो वहाँ पर आपको प्रत्येक कंडीशन में क्या करना है कि U बराबर और A बराबर 0 रखना है और वहाँ पर जो है आपको सेट कर देना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। तो 22 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना है कि राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है। ये किसने कहा था, तो बताइए राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, ये किसके द्वारा कही गई थी। तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा। और इसके अलावा इनके द्वारा जो करो या मरो का नारा दिया गया था, ये कब दिया गया था, तो 1942 में दिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए इस पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 23 नंबर में पूछा जा रहा है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। तो बताइए कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। तो ये नागरिकों के प्रति जवाबदेह होता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन क्या है। तो ये हो जाएगा राजमार्ग। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर आपको ये बताना है। तो नेक्स्ट में यहाँ पर ये बताना है कि पयोधी शब्द जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। तो पयोधी की अगर हम बात करें किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये समुद्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको ये बताना है 24 नंबर में कि सही विकल्प का चयन करना। तो तेल पानी में मिल जाता है, तेल जो है पानी में ये नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जब तेल और पानी को हम मिलाते थे दोनों अलग अलग कंडीशन में रह जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। और कौन सा सही है ये यहाँ पर आपको छांटना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोन पानी में घुलनशील होता है। तो स्टोन का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर जो ये पानी में घुल नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद पत्थर पारदर्शी और कुछ अपारदर्शी। यहाँ पर देखिए पत्थर क्या है, यहाँ पर पारदर्शी और यहाँ पर कांच होगा, कुछ की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर कांच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होगा कि कांच होगा, और कांच क्या होता है अपारदर्शी। तो यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है, क्योंकि कांच क्या होता है ये पारदर्शी होते हैं और पत्थर अपारदर्शी होते हैं, इसलिए यहाँ पर सी भी गलत हो जाएगा। तो सी से 3 प्रश्न कट गया, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन जब छट गया तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि चीनी पानी में क्या होते हैं घुलनशील होते हैं। और यहाँ पर आपको वही बताना है कि जो कि कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि पानी में जो है चीनी क्या होते हैं घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं। अस्थायी सदस्य की अगर हम बात करें तो ये 5 होते हैं, और यही अस्थायी सदस्य की बात करें, अस्थायी सदस्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 होता है। इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो अस्थायी में 5 हो जाएंगे और उसके बाद अस्थायी में 10 हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो अस्थायी सदस्य की अगर हम बात करें
कि जो है कौन कौन से देश जो है यहाँ पर अस्थायी सदस्य हो जाएगा। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद रूस, यूके, फ्रांस और चीन हो जाएगा। क्योंकि अस्थायी सदस्य में 5 देश होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 देश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर होंगे, जिसमें कि शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके और रूस, उसके बाद फ्रांस और चाइना है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो जीएसटी की अगर बात करें कि पहला राज्य कौन सा है जीएसटी लागू करने वाला, तो ये भारत में हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। पूरे विश्व की बात करें कि पूरे विश्व में जो है जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया था, तो ये किया गया था फ्रांस में किया गया था। ठीक है, तो फ्रांस में किया गया था और कब किया गया था, तो 1954 में किया गया था। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। और वही भारत में कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी, ये कब किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम में किया गया था। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। यानी संस्कृत के जो भी वर्ड हिंदी में हम मूल रूप से यानी कि जो संस्कृत में होता है वही अगर हम हिंदी में उसको यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारा वर्ड होता है जो कि संस्कृत में उसका अलग यूज यानी कि वर्ड अलग होते हैं और हिंदी में उसका अलग हो जाता है। तो जो संस्कृत का अगर कोई भी वर्ड अगर सेम यानी कि हूबहू अगर हम हिंदी में उसको प्रयोग करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। वही अगर चेंज होकर के अगर हिंदी में कोई वर्ड प्रयोग होता है संस्कृत का तो उसको हम तद्भव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तत्सम के नाम से जानते हैं जो भी हिंदी का जो भी संस्कृत के मूल वर्ड को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर में यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है। तो बताइए कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो है किसे माना जाता है, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। और इस प्रकार के प्रश्न जो आपको तुरंत माइंड में सेंड कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के जो भी यूनिक प्रश्न होते हैं, मतलब जैसे हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध जो उपन्यासकार कौन है, तो इस लेवल के प्रश्न जो है ये सब पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। ये रहा 31 नंबर ये रहा आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको ये बताना अगर हम इसके अलावा अगर हम और यहाँ पर बात करें कि हिंदी साहित्य जो है, चूंकि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो ये मुंशी प्रेमचंद्र है, अगर हम बात करें कि इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, तो गोदान और कर्मभूति और रंगभूति जो है ये किसके द्वारा, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। कौन कौन, गोदान, कर्मभूति और जो है रंगभूमि जो है रंगभूमि, ये किसके द्वारा, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर दास कैपिटल के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि दास कैपिटल के जो लेखक है ये कौन है, तो ये कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर 20 पर यहाँ पर सी हो जाएगा जो कि दास कैपिटल के लेखक है। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर अमरबेल किसका उदाहरण है, तो अमरबेल जो होता है ये क्या होता है कि ये पौधे का एक लत होता है जो किसी भी पौधे में ये पाया जाता है, चाहे कोई भी वृक्ष हो उसमें क्या होता है कि एक लत के रूप में ये पाया जाता है जिसको हम अमरबेल के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है, ये स्वतः भोजन तैयार नहीं करता है, ये परजीवी होते हैं। क्या होता है, ये परजीवी के उदाहरण होते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के यहाँ पर से हो जाएगा कि ये क्या होते हैं कि एक प्रकार के लत होते हैं जो कि सभी पौधे पर ये जो है लटके होते हैं, और ये जो है एक पर अमरबेल के नाम से इसको जानते हैं जो कि परजीवी के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए वहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है, तो बताइए कि वसीय पदार्थ जो होते हैं इसके ज्यादा खाने से क्या होता है, इससे मोटापा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के यहाँ पर सही हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी जूल होता है, तो 9.3 kg कैलोरी जूल होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना। और सबसे ज्यादा ऊर्जा की हम बात करें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो मिलता है ये वसा से मिलता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि सबसे यानी शीघ्र किससे ऊर्जा मिलता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के यहाँ पर सही हो जाएगा। वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है कि मोटापा हो जाता है। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम बात करें कि शिक्षा का जो है अधिनियम कब कानून लाया गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कानून है ये कब लाया गया था, ये जो 86वां जब संविधान में संशोधन हुआ था, कब, ये 86 जब संविधान में संशोधन हुआ था तब जो है इसको लाया गया था। और ये कब लाया गया था, तो ये 1990 में लाया गया था। कब लाया गया था, तो सॉरी ये जो कब लाया गया था ये 4 अगस्त 2009 को लाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके तहत जो है 4 अगस्त 2009 को ये लाया गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं, तो बताइए कि 3 ओर से जो घिरे भूभाग होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो किसान के लिए जो है कौन सा कल्याणकारी योजना नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर दिया हुआ है किसान क्रेडिट कार्ड, ये जो है कल्याणकारी योजना है। उसके बाद SHG बैंक लीकेज कार्यक्रम, ये भी क्या है, किसान के लिए कल्याणकारी योजना है। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो ये भी किसान के लिए कल्याणकारी है। लेकिन कर्मचारी रेफल बीमा योजना जो ये किसान के लिए
ये जो है कल्याणकारी योजना नहीं, ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर चूंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कल्याणकारी योजना जो है कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा कर्मचारी रेफल बीमा योजना जो ये क्या है कि किसान के लिए कल्याणकारी योजना ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है ये क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो प्रच्छेदन कहलाता है, जब कोई पदार्थ से क्या होता है कि वायुमंडल उसका नमी सोख लेता है, तो मानते हैं कि ये अपमार्जक, आप समझ रहे होंगे। अपमार्जक में क्या होता है कि अगर पानी मिला देते हैं तो वो क्या होता है कि वायुमंडल की उपस्थिति में रहने के कारण से वो क्या होता है कि ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जल जो है वहाँ पर क्या होता है कि वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो जल जब वहाँ पर वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि परिच्छेदन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। वृद्धि का सही विलोम क्या हो, तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन में दिया हुआ अति वृद्धि या अवृद्धि या अल्प वृद्धि या इनमें से कोई नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम बात करें कि वृद्धि का जो सही विलोम होता है ये क्या होता है, तो वृद्धि का सही विलोम होता है क्षय। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वृद्धि का जो सही विलोम होता है वो क्या होता है कि क्षय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अधातु है, तो बताइए कि निम्न में से कौन सी अधातु। तो निम्न में अगर अधातु की बात करें तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं ये अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा कि फ्लोरीन जो है ये क्या होता है कि अधातु, और ये सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता गुण को प्रदर्शित करता है फ्लोरीन। ये भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मकता के गुण को कौन प्रदर्शित करता है, तो ये फ्लोरीन के द्वारा किया जाता है। और फ्लोरीन जो होता है ये हैलाइड तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। तो का उच्चारण स्थान क्या है, ये हिंदी से प्रश्न लगभग 6 से 7 प्रश्न जो है फायरमैन के एग्जाम में जो हिंदी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर ये बताना है आपको कि त्वचा का जो उच्चारण स्थान ये कहाँ से है, तो ये दांत से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर कहाँ से, दांत से होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो, या तो आप इसको खुद से अगर बोलेंगे तो वहाँ पर जो है दंत का वहाँ पर सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो अगर बात करें कि भारत की सबसे पर्वत श्रृंखला जो है सबसे पुरानी कौन सी है, तो ये अरावली है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो है स्थित कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। और ये भी पूछा जाता है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान की कैपिटल जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था, तो बताइए किसान कॉल सेंटर का जो शुभारंभ हुआ था ये कब किया गया था। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ तो ये किया गया था 21 जनवरी 2004 को किया गया था। कब किया गया था, 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ किया गया था। और इसके माध्यम से किसान के जो समस्याएं होती है वो टेलीफोन के माध्यम से उसको जो है सुलझाया जाता है, जिसका कि आरंभ की अगर बात करें तो 21 जनवरी 2004 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो बताइए कि हिमालय के जो सबसे दक्षिणी भाग होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको शिवालिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर एस के यहाँ पर सही हो जाए, क्योंकि हिमालय के जो दक्षिणी भाग होते हैं इसके किस नाम से जानते हैं, तो शिवालिक से। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। एक आदर्श ईंधन हुआ है जो, तो आदर्श ईंधन कहने का मतलब है कि कोई भी अगर आदर्श व्यक्ति उसमें सभी प्रकार के गुण मौजूद होना चाहिए, तभी वो क्या हो सकता है, आइडियल हो सकते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि आदर्श ईंधन का कौन सा उदाहरण है, तो आदर्श ईंधन वो है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, और ये जो उच्च ऊष्मीय मान हो, जैसे कि मीथेन CH4 हो जाएगा आपका, जो कि प्रकृति में सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, ऊष्मीय मान, तो मीथेन CH4 में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस प्रकार के प्रश्न में जो है, क्योंकि फायरमैन के एग्जाम में जो है निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, इसलिए आपको यहाँ पर जो है 100 में 100 आपको वहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार के जहाँ भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर किस प्रकार के जो है, यानी कि उपर्युक्त सभी जहाँ पर आता है रियल में वही रहता है जहाँ पर कि रियल में चारों ऑप्शन सही रहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक आदर्श ईंधन वो है जो में क्या हो सकता है, तो इसमें सस्ता हो सकता है, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो सकता है, और उच्च वर्षीय मान हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर, तो 45 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हिंदी भाषा में अगर बात करें कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ऑप्शन नंबर 20 मुश्किल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, ये किसने कहा था, तो बताइए कि बहुउद्देशीय घाटी परियोजना जो होती है ये क्या होते हैं, कि इसमें बहुउद्देशीय कहने का मतलब है कि इसमें कई प्रकार के जो है यहाँ पर जो है फायदा लिए जा सकते हैं, जैसे कि विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, इससे जो है
यानी कि खेत का सिंचाई किया जा सकता है, उसको हम बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो है ये आधुनिक भारत का मंदिर है, ये किसने कहा था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि किसके द्वारा कही गई थी। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ती है। तो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करती है उस टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करती है, ग्रहण करती है। और उसके अलावा वो जो डोनेट करती है वो क्या करते हैं, तो ये पर ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी कि O2 का क्या होता है, निष्कासन होता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो है सभी पौधे क्या करते हैं कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात में क्या करते हैं कि जो है दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दिन में ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन बरगद और पीपल की अगर बात करें तो वो क्या करते हैं कि रात में उसका जो क्रिया जो है सभी पेड़ पौधे के अलावा जो उसका उल्टा होता है, और वो क्या करते हैं कि रात में ऑक्सीजन को क्या करते हैं कि लेते हैं, उल्टा उसमें हो जाता है कि रात में वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसके कारण हमें पीपल के पौधों के पास जो है सोना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑक्सीजन छोड़ती है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन हम करते हैं। तो ये घास का अध्ययन किया जाता है, एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर, पानी के रोगाणु मुक्त बनाने के लिए, पानी को रोगाणु मुक्त बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसमें जो ब्लीचिंग का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्लीचिंग नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसका किया जाता है, क्लोरीन का। और क्लोरीन का ही उपयोग किया जाता है टीयर गैस में किया जाता है। जहाँ पर भी किसी प्रकार की दंगा फसादे होते हैं तो वहाँ पर जो है पुलिस वालों के द्वारा किया जाता है, यानी कि टीयर गैस, आंसू गैस जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण आंख में जलन होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि भीड़ को ऐसा इसको पूछा जाता है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। टीयर गैस में क्या पाया जाता है, तो उसमें क्लोरीन पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा। और पानी के जो रोगाणु होते हैं उसको मुक्त रूप से रसायन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, यानी कि रोगाणु मुक्त बनाने के लिए वहाँ पर क्लोरीन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। ये रहा लास्ट प्रश्न ये राष्ट्रपति के सामने। यहाँ पर आपको ये बताना है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ये किण्वन कहलाता है। किण्वन में क्या होता है कि बड़े बड़े यौगिक टूट करके छोटे छोटे जब अणु का निर्माण करता है तो उसको हम किण्वन कहते हैं, और उसमें जो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि ये जो किण्वन विधि में जो है वहाँ पर किस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस जीव का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेज और जाइमेज का किया जाता है। और यहाँ पर यस्ट के द्वारा जो है एल्कोहल में परिवर्तन जो कहलाता है यहाँ पर किण्वन कहलाता है, जिसमें कि मेथेनॉल बनता है। क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। C2H5OH बनता है, जिसमें कि सर्वप्रथम जब हम किसी को भी तोड़ते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि चीनी को या किसी को हम तोड़ते हैं, ख्वाब वगैरह को तोड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनता है। उसको फिर तोड़ने के बाद क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, C2H5OH का निर्माण होता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। और यीस्ट के द्वारा शर्करा में एल्कोहल का परिवर्तन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे जुड़ी आपको नोटिफिकेशन जाएगा तो आप आसानी से प्रैक्टिस सेट को कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।